शिक्षा कैसे आर्थिक विकास और प्रगति में सहायता करती है। हालांकि यहाँ हम लोगों ने विकास या वृद्धि जो भी कहे ग्रोथ को हटा दिया। सो हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? Contribute to economic growth in following ways. That is education. Number one, it creates a more productive labor force. More productive labor force. और इसमें सब है, लेबर, वी आर ऑल्सो लेबरर इन सम वे, वी आर कंट्रीब्यूटिंग एंड प्रोड्यूसिंग, लेकिन मुख्य रूप से वो जो सामान बनाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अब उसका लेटर इम्पैक्ट है, लेकिन प्रोडक्शन इट क्रिएट्स ए मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, मतलब ए स्किल नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे ज्ञानी लोग जो मैप बना सकते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग जो डिज़ाइन बना सकते हैं, और जहाँ भी टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर। और इसमें इसको यदि इट क्रिएट्स ए मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स को हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि इट एम्पावर्स ह्यूमन विथ इंक्रीज्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड अल्टीमेटली इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। मतलब एजुकेशन एंड स्किल प्राप्त करके शिक्षा से वो व्यक्ति प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा और उसके प्रोडक्शन के फलस्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दूसरा, इट प्रोवाइड्स वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एंड ये क्या करता है, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? इट इज़ फॉर टीचर्स, स्कूल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टेक्स्ट बुक प्रिंटर्स, स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा। मतलब यदि कोई विद्यालय चलता है उसमें टीचर की नियुक्ति होती है, स्कूल की बिल्डिंग बनती है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है, मजदूर काम करते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, टेक्स्ट बुक प्रिंट्स होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म से कुछ लोग जुड़ के रोज़गार प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यदि शिक्षा आगे बढ़ती है तो स्कूल वगैरह के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन में होने वाली नित्य प्रतिदिन के वर्किंग से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट और जॉब तो देता ही है। तीसरा, इट क्रिएट्स ए क्लास ऑफ एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड पर्सन क्रिएट करता है। यदि आप स्वतंत्रता के समय ही देखेंगे और यदि आप देखेंगे कि उस समय सेकेंडरी स्कूल की कितनी संख्या थी, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना कम था, इतने कम ट्रेंड मैन पावर थी, विद्यालय के लिए टीचर ही उपलब्ध नहीं थे, ट्रेंड टीचर्स की तो बात छोड़िए। तो ये दिस इज टू फिल वैकेंसीज क्रिएटेड बाय डिपार्टिंग एक्सपैट्रिएट्स, अप्रवासी, मतलब जो बाहर से आए हैं। इन द केस ऑफ कंट्रीज रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम कॉलोनियल ऑक्यूपेशन, जो भारत की स्थिति थी, भारत में काम करने वाले अधिकांश लोग जब अंग्रेज चले गए तो जो काम वो कर रहे थे वो तो एक लार्ज गैप हो गया, क्योंकि इंडियन लोगों ने उस तरह से मैन पावर को तैयार नहीं किया था जो उन वैकेंसीज को फुल कर सके, उन स्थान को ग्रहण करके कार्य को आगे बढ़ा सके। सो इट वॉज ए ग्रेट डिस्टर्बेंस। और नॉट ओनली विथ इंडिया, जितने भी कॉलोनियल स्टेट्स थे सबके साथ थोड़ी दिक्कत हुई। तो कॉलोनियल स्टेट्स के क्रम में ये एजुकेटेड मैन पावर इसलिए भी ज़रूरी है कि जब विस्थापित जो बाहर से लोग आए हों चले जाएंगे तो फिर उनकी जगह लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो एजुकेटेड हो। और दूसरा, अदरवाइज फॉर वैकेंट पोजीशन, अदर देन या प्रवासी नहीं, कोई और स्थिति है तो, अदरवाइज फॉर वैकेंट पोजीशंस इन गवर्नमेंटल सर्विसेज, पब्लिक कॉरपोरेशंस, प्राइवेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस। अभी राइट टू एजुकेशन के माध्यम से ये था कि उसमें कमिट किया गया कि हम ट्रेन टीचर्स को की ही बहाली करेंगे। और आपको शायद भूल गए होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि एक
गाइडलाइन दिया गया था, एक लिमिट दिया गया था कि इस समय तक सब लोगों को ट्रेंड हो जाना है इन द लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, तो बहुत सारी मैकेनिज्म डेवलप किए गए ट्रेनिंग के, और बहुत जगह सीट वगैरह बढ़ाई गई। उसी तरह से और भी डॉक्टर की कितनी ज़रूरत है, नर्स की कितनी ज़रूरत है, इस सेक्टर में कितना है, उस सेक्टर में कितना है, और ट्रेंड मैन पावर नहीं होगा। किसी बिजनेसमैन ने कहा कि देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, द एडुकेटेड पर्सन आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, तो उस तरफ भी है कि अदरवाइज फॉर वैकेंट पोजीशंस इन गवर्नमेंटल सर्विसेज, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये करता है कि एजुकेटेड मैन पावर को तैयार करता है, ताकि वो जिस तरह की भी रिक्तियां हों, उन सारी रिक्तियों की भर्ती हो सके, उस पर लोग नियुक्त किए जा सके। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, तो इट हैज़ टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन ऑर्डर टू फिल द गैप ऑफ द trained, educated and specifically required manpower. It provides good quality of training and education. Education से ही continuous good quality education भी बढ़े होगा और ट्रेनिंग भी मिलेगी एंड ट्रेनिंग, क्योंकि जो लेवल है वो बदलता चला जाता है। अभी आप देखेंगे टीचर एजुकेशन की हिस्ट्री को देखेंगे तो शुरू में किसी तरह आदमी काम चला रहा था, फिर एक रिकमेंडेशन आता था, उसको लागू करता था। बहुत सारे रिकमेंडेशन को लागू करने की स्थिति ही नहीं थी, और हमने तो यहाँ तक आपको बताया कि ट्रेंड की बात छोड़ दीजिए, क्वालिफाइड की बात छोड़ दीजिए, टीचर ही नहीं थे। सो इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। दीज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोमोट लिटरेसी। आप एजुकेटेड हो गए, टीचर आ गए, एजुकेटेड मैन पावर आपको मिल गया, देन यू कैन इंक्रीज लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड बेसिक स्किल्स, तब दूसरे को सिखा सकते हैं। दीज इनकरेज मॉडर्न एटीट्यूड्स अमॉन्ग दी डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। और एक और बड़ी विशेषता इसकी ये है कि आपके सोचने के तरीके का, मतलब एक तरह से यदि हम कहें तो जितनी भी आपकी भ्रांतियाँ हैं, जितना आप गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में नहीं जानते हैं, वो सब धीरे धीरे आप जानना शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ एटीट्यूडनल बेनिफिट not only in terms of making your approach different from life, but also helping to grow the others surrounding you. In the developed countries, it is generally seen that basic needs of the people are already met. The main concern before them therefore is growth. मतलब उनकी बेसिक आवश्यकता डेवलप्ड कंट्रीज में पूरी है, इसलिए वो खाने पीने रहने सोचने की बात नहीं सोचते हैं, वो ग्रोथ की बात सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड द डेवलपिंग कंट्रीज फेस द ड्यूअल चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ देयर जीएनपी एज वेल एज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल। तो ये जो एजुकेटेड जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो सिर्फ ग्रो करने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि जीएनपी में उनका बढ़ता जाए, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सामने दो चैलेंज है। एक तो यह कि खुद भी बढ़ें और साइज ऑफ देयर जीएनपी भी बढ़े। सो दे फेस टू चैलेंज एट ए टाइम, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ देयर जीएनपी एज वेल एज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल। जो लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप्ड कंट्रीज में सिक्योर्ड है, लेकिन अंडर डेवलपिंग कंट्री में क्या है, द डेवलपिंग कंट्रीज द अदर हैंड द डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो कैटेगरी है उनको दो चैलेंज है। सो और आप समझ सकते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड है उनका क्या हाल होगा। उनको तो डे टू डे के खाने पीने रहने और सुविधा की ही व्यवस्था करने में उनकी पूरी इकोनॉमी परेशानी में रहती है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेनली सीन एज ए प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्री की तो यहाँ चर्चा भी नहीं कि अंडर डेवलपिंग कंट्री की ही की ये प्रॉब्लम है कि वो सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। हालांकि ऐसा नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज इज ऑल्सो स्ट्राइविंग फॉर द
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक एजुकेशन का इस बेनिफिट के अलावा, ये चार हम लोगों ने जो बात की, हम फिर बाद में नटसेल में रिपीट करेंगे। इसके अलावा यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे शिक्षा के प्रभाव को जानना चाहें तो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम ले सकते हैं, या सोशियोलॉजिकल टर्म कह सकते हैं। इन सोशियोलॉजिकल टर्म वी कैन अंडरस्टैंड that in sociological terms development implies in terms of major social and structural changes. Development implies in terms of major social and structural changes. These changes occur involving a process of institutional transformation in most sectors. जैसे अभी हमने आप कहा कि अब विद्यालय की संख्या नहीं थी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस नहीं थे, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी, और आप सोचे कि कितनी यूनिवर्सिटी थी आपके पास 1947 में, आज कितनी है। आप फिर आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, आपके पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं थी, आपके पास अच्छे संस्थान नहीं थे, एंड ग्रेजुअली यू एडेड दिस सेम, आपके पास इतने IITs भी नहीं थे। So these changes occur involving a process of institutional transformation in most sectors. It also helps to those which are only peripherally linked to the core of the economy. मतलब बाउंड्री पे भी जो लोग हैं उनको भी इससे बहुत मदद मिल जाती है। Obviously, this aspect of development is influenced by education, especially in following ways. मतलब ये तो है ही कि इंस्टीट्यूशन बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है, आदमी इनलाइटन होते हैं एजुकेशन के फलस्वरूप, सोशियोलॉजिकल ढंग से वो समाज प्रभावित होता है, और फिर समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ मिटती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो सोशियोलॉजिकल टर्म में चेंजेस आते हैं ड्यू टू एजुकेशन, और जिसका सीधा संबंध है आर्थिक प्रगति से, वो क्या है। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हेल्प्स इन मोल्डिंग पीपुल्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अभी हम सभी जानते हैं कि नॉलेज का जो जनरेशन होता है वो फेथ के माध्यम से होता है, वो इंट्यूशन के माध्यम से होता है, वो रिवोल्यूशन के माध्यम से होता है। वो सारे नॉलेज वैलिड नहीं है, फिर भी हम भ्रांति के शिकार होते चले जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि किसी ने कहा कि अमुक काम नहीं करना चाहिए, आप नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इस पर रीज़न नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ जब आदमी एजुकेटेड होता है तो इन भ्रम जालों से निकल पाता है। इस तरफ इशारा है, एटीट्यूड चेंज होता है। एटीट्यूड टुवार्ड्स वीमेन देखिए कितना बदल गया एजुकेशन के वजह से। एटीट्यूड टुवार्ड्स वीमेन चाइल्ड एजुकेशन कितना बदल गया है। अब इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कंसेप्ट को जन्म दिया गया है, और अब देखिएगा कि किस तरह से महिलाएं शिक्षित हुई हैं और उनकी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है डिफरेंट फैक्टर्स पे, खास के बच्चे की चाइल्ड रेयरिंग जो प्रैक्टिस है, जैसे पे नंबर ऑफ चाइल्ड, फिर लड़कियों के मैरिज, और ये सब पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक प्रगति और विकास से है। दिस इन्फ्लुएंसेस अप्रोच टू द इमर्जिंग रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू वर्क इथिक्स। मतलब एजुकेशन से वर्क इथिक्स बदलता है, सोशल इथोस बदलता है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बदलता है, और इनके बदलने के फलस्वरूप आर्थिक प्रगति तेजी से होती है। These acquired human aspects in turn contribute to an increase in the socio-economic activities which accelerate the pace of national development. अब महिलाओं को घर से ही नहीं निकलना है, वो इकोनॉमिक अफेयर्स में कैसे भाग ले, पर्दा प्रथा है अभी भी बहुत सारी जगह है, तो फिर आर्थिक प्रगति कैसे नहीं बाधित होगी। जो आधी आबादी है वो आपको कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, उसके किसी भी तरह के पावर का चैनलाइजेशन नहीं हो रहा है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू एजुकेशन। और वो जिसको भ्रांति कहते हैं, भ्रमजाल कहते हैं, उसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस दी सोशल एंड कल्चरल टैबूज, ये भी एक बात है यहाँ। एक तो आपने देखा कि कैसे एजुकेशन प्राप्त करता है, एटीट्यूडनल चेंज होता है, और दूसरा कि कैसे जितने भी, हालांकि ये भी एटीट्यूडनल से ही रिलेटेड है, अज्ञानता जितनी है, एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंसेस दी
social and cultural taboos, superstitions and the common belief of human. सामान्य जो बिलीफ है, अंधविश्वास यदि आप कहिए तो झाड़ फूक, महिला बीमार है और उसको झाड़ फूक करा रहे हैं, उसको डॉक्टर की को नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि भूत प्रेत वगैरह का कुछ लक्षण है. एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री साइड इवन टुडे आफ्टर. और उसमें एजुकेटेड लोग भी उसके शिकार हैं. तो आगे आके उनको जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हैं, उनको इसमें और कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत होगी. लेकिन इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन. और जो इतना कम हुआ है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू द एजुकेशन एंड इट हैज़ इट्स बियरिंग ऑन इकोनॉमी. चूँकि वो पार्टिसिपेट करते हैं लोग. जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, इन लोगों ने समाज सुधार के लिए जितनी बातें कही हैं उसमें से बहुत सारा सुधार तो अभी भी कंट्री साइड में लागू नहीं हुआ है. आपकी बहुत सारी भ्रांति है. उनको एजुकेशन और यदि बढ़ेगा तो और दूर होगी और आर्थिक प्रगति और तेजी से होगी. It also helps to know them that the material benefits to be enjoyed by an individual are predetermined and determined is not a right notion. मतलब बहुत लोग ये मानते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा है, हमको बेटी हो गई 3-4 या फिर हम दरिद्र हैं तो हम दरिद्र ही बन के पैदा हुए हैं. ये थॉट प्रोसेस भी एजुकेशन के आने के फलस्वरूप चेंज होता है. दे डू अवे pre-existing faith that some superhuman force constitute the major cause of economic backwardness. अब वो मान लेंगे नहीं कि बच्चे तो भगवान की देन है, जितने हो जाए. ये नहीं मानेंगे कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसका ये काम है कि वो मेरे लिए खाने की व्यवस्था करेगा. ये सब भ्रांतियाँ बहुत हद तक दूर हुई है, लेकिन और दूर होने की ज़रूरत है. एंड क्रेडिट गोज टू एजुकेशन. एंड थ्रू एजुकेशन, इफ दीज notions have changed, ultimately the economic development has taken place. Through education, these superstitions get eliminated as people become increasingly conscious of their detrimental effects. तो ये आपने देखा कि कैसे एक तो सोशियोलॉजिकल टर्म में शिक्षा व्यक्ति को प्रभावित करती है, उनकी अभिवृत्ति जो है, सोचने की शक्ति जो है, उनका जो नोशन है, उनका जो बिलीफ है, उसमें चेंज होता है. और वो कंपैरेटिवली जो अंधविश्वास के शिकार है, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट होता है, जिससे वो बहुत सारे वैसे कार्य जिनको नहीं करते थे करना शुरू करते हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. तो ये सोशियोलॉजी के थ्रू या सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के थ्रू एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन सीधा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. दूसरा हमने जो इसमें एस्पेक्ट लिया है वो साइंटिफिक एंड टेक्निकल. एजुकेशन के आने से टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, काम आसान हुआ है. बहुत काम आदमी मशीन से कर ले रहा है. यदि सिंगल व्यक्ति है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. कैसे? लेट अस सी. सो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ बीन मेड थ्रू एजुकेशन एंड दिस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल advancement have made it possible, which is due to education, to overcome various impediments by providing reasonable explanation for various natural phenomena. अब बहुत सारी घटनाओं को लोग मानता था कि ये तो विचित्र तरह की घटना क्यों हो रही है, दैवी प्रकोप है. हैजा को भी लोग दैवी प्रकोप मानते थे. संभव है कि यदि साइंस इतना आगे नहीं गया होता तो आज के इस कोविड को भी, हालांकि इसमें भी बहुत सारे राजनेताओं ने भ्रांति फैलाने की कोशिश की थी, क्योंकि जो एजुकेटेड नहीं है उनके सोचने का तौर तरीका ही डिफरेंट है. रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर वेरियस नेचुरल फिनोमेना हैज बीन गिवन बाय द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट हैज इट्स बियरिंग ऑन द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अल्टीमेटली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द नॉलेज ऑफ व्हिच enables the people to effectively tackle and adjust to emerging situations, as well as to respond positively to
द नेशनल पॉलिसीज एंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कम्युनिटीज़, जिसको हमने कहा अभी देखिए अब घर बनाना है, सामान ही ढोना है, तो बालू एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, सीमेंट कैसे जाएगा, आदमी कैसे जाएगा, यदि कोई व्यक्ति है तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्किल्ड मैन पावर के प्रिपरेशन के माध्यम से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन गुड्स एंड कम्युनिटीज़, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है, उसमें मैन पावर को ट्रेन किया है, और टेक्नोलॉजी जो मशीन के माध्यम से है और टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बीइंग के माध्यम से है, दोनों की इंटीग्रेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। दैट इज़ टू सेटिस्फाई द मटेरियल वांट्स ऑफ मोस्ट पीपुल एंड हेल्प देम डेवलप ए फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड फॉर बीइंग मोर सेल्फ रिलायंट। और एक बात शिक्षा से ये भी हुई है कि टेक्नोलॉजी के इम्प्लीकेशन पे भी बहुत संशय था कि करें कि नहीं करें, और जिसकी चर्चा हम लोगों ने नॉलेज के डिस्कशन में कहा था कि कैसे अरिस्टोटल ने नहीं कहा था, तो गैलीलियो के द्वारा बनाए गए दूरबीन से बहुत सारे लोगों ने इसलिए नहीं देखा था कि इट वाज नॉट एक्सेप्टेड और स्टेटेड बाय द पर्सन। तो गैलीलियो के समय अरिस्टोटल ने नहीं कहा, इसलिए लोगों ने देखा नहीं। तो ये भ्रांति यहाँ तक भी थी, मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, तो उसके प्रति भी भ्रांति हटी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह की तरफ। एजुकेशन हेल्प्स टू मेक फिजिबल टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल सोसाइटीज इनटू ए मॉडर्न वन। अब इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, ये दो एस्पेक्ट हमने लिया, एक सोशियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड बोथ दीज have taken place due to education, and these two together have changed the man, have enlightened them, and they have started to participate in the economic affairs in a more productive way. So education helps to make feasible to transform the traditional society into the modern society. और modern society मतलब उसका thought process जो है that is change, that is dynamic, the foundations of which are laid on sound scientific and technological development, उसको भी हम लोगों ने एजुकेशन के माध्यम से लर्न किया। It is clear and evident that education and training, even to the extent of elementary stage or functional literacy and numeracy, help to improve the efficiency and productivity of labor force of all types and at all levels। मतलब ये कि प्राइमरी की शिक्षा या फिर फंक्शनल लिटरेसी की शिक्षा या फिर न्यूमरेसी की शिक्षा से भी बहुत सारा चेंज आया है, न व्यक्ति के जीवन में बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, और ये सभी टाइप्स के डेवलपमेंट में और सभी लेवल के डेवलपमेंट में विजिबल है। ऑब्वियसली द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर पॉजिटिव and strong, and they reinforce the development process of economy। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लिंकेज है एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये पॉजिटिव तो है ही, और इसमें बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स है। और रिसर्च फाइंडिंग्स की ज़रूरत क्या है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा आपको जहाँ आँख उठा के देखेंगे, आप अपने गाँव में देख लेंगे पढ़े लिखे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ चले गए, और फिर जो नहीं पढ़े वो क्या कर रहे हैं, देन वी विल लर्न। तो सीधा संबंध है शिक्षा का आर्थिक विकास से। इन फैक्ट एजुकेशन एलोन डज फॉर इकोनॉमी इन मेनी वेज। सिर्फ एक शिक्षा दे देने से अर्थशास्त्र या आर्थिक प्रगति कई तरह से प्रभावित होती है। व्यक्ति सोचता है, जो काम नहीं करता है वो कर रहा है, जो भ्रांति है वो मिटती है, और फिर गति बड़ी तेज हो जाती है। सो एजुकेशन alone does for economy in many ways, in many human directions and in many social and cultural dimensions। मतलब ये कि शिक्षा कई तरह से आर्थिक विकास को मदद करती है, कई तरीके से मदद करती है, और मानव विकास की बहुत सारे आयामों को प्रभावित करती है, और फलस्वरूप आर्थिक प्रगति को प्रभावित करती है। और ये सोशल डायमेंशन को, कल्चरल डायमेंशन को, एंड अल्टीमेटली इंडिविजुअल डायमेंशन को भी
प्रभावित करती है। और मॉडर्न व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, इनलाइटेंड व्यक्ति, स्किल्ड व्यक्ति जो एजुकेशन के फलस्वरूप हुआ है, वो आर्थिक प्रगति के केंद्र में होता है। राष्ट्र बढ़ता है, समाज बढ़ता है, समुदाय बढ़ता है और फिर मानवता भी बढ़ती है। So this is all about this part of the lecture in which we discussed how does education contribute to economic development. कैसे शिक्षा आर्थिक प्रगति में सहायता करती है, इसको देखने के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। यहाँ देखिए बहुत सारे पॉइंट्स की हम लोगों ने बात की और वहाँ फिर हम लोगों ने सोशियोलॉजिकल टर्म में, टेक्नोलॉजिकल टर्म में बात की। तो यदि हम नट सेल में फिर बात करें तो कह सकते हैं कि शिक्षा क्रिएट करती है प्रोडक्टिव लेबर फोर्स को। इस पे एक और हमारा पार्ट ही है, डिटेल से करेंगे। इट प्रोवाइड्स वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ फॉर टीचर्स, स्कूल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिससे जॉब मिलता है, जॉब क्रिएट होता है। इट क्रिएट्स ए क्लास ऑफ एजुकेटेड पर्सन, जिसकी ज़रूरत है वैकेंसी को फुल करने के लिए। इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब आपके पास ज़्यादा ट्रेंड लोग हैं तो ज़्यादा लोग को ट्रेंड करते हैं और ज़्यादा मात्रा में करते हैं, ज़्यादा बेटर ढंग से करते हैं, रिसर्च करते हैं, ट्रेनिंग के नए नए तरीके को खोजते हैं। तो इस तरह से आपने देखा और फिर देखा कि सोशियोलॉजिकली कैसे एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता है व्यक्ति को और फिर अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और फिर एजुकेशनली टेक्नोलॉजी के टर्म में और साइंटिफिक डेवलपमेंट के टर्म में कैसे एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता है और उसके माध्यम से कैसे इकोनॉमी डेवलप होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे शिक्षा और आर्थिक प्रगति जुड़ी हुई है और शिक्षा के बढ़ने से आर्थिक प्रगति होती ही है और शिक्षा बढ़ने से आर्थिक प्रगति की गति और तेज होती है। So this is all about this part of the lecture.